2014 में अगर आपको याद हो, डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म आई थी, इंटरस्टेलर। इस फिल्म में स्पेस रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को, वॉर्म हॉल्स, ब्लैक हॉल्स, एलियन प्लैनेट्स, इन सबको बड़े ही साइंटिफिकली एक्यूरेट तरीके से दर्शाया गया था। लेकिन शायद सबसे भयंकर सीन इस फिल्म के एंड में था। क्लाइमैक्स में जब फिल्म के मेन कैरेक्टर कूपर एक ब्लैक हॉल के अंदर गिर जाते हैं। इस ब्लैक हॉल का नाम फिल्म में बताया जाता है गारगेंटुआ, और कूपर अपने स्पेसक्राफ्ट को लेकर ब्लैक हॉल के अंदर गिरते हैं। शुरू में इनके आसपास सब कुछ काला काला होता है, कंप्लीट डार्कनेस। लेकिन जैसे ये और अंदर गिरते हैं, कुछ ग्रेन जैसे पार्टिकल्स इन्हें सामने दिखाई पड़ते हैं। ये पार्टिकल्स इनके स्पेसक्राफ्ट पर आकर लगते हैं, खुरेदने लग जाते हैं। कुछ लाइट के फ्लैशेस निकलते हैं, कुछ चिंगारियां लगती हैं और आग लगने लग जाती हैं इनके स्पेसक्राफ्ट में। इन्हें मजबूरन इजेक्ट करना पड़ता है अपने स्पेसक्राफ्ट से, और ये ब्लैक होल के अंदर गिरते चले जाते हैं। लेकिन फिर अचानक से अपने आप को ये एक 5 डायमेंशनल स्पेस के अंदर पाते हैं। एक 5 डायमेंशनल टेसरैक्ट। ये एक बहुत ही दिमाग हिला देने वाली चीज है। एक ऐसी जगह है जहां पर ये अपने पास्ट से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये सब देखकर एक बड़ा सवाल आपके मन में उठा होगा, क्या ये सब पॉसिबल है? क्या एक ब्लैक होल के अंदर सही में ऐसा कुछ होता है? अगर हम सही में ब्लैक होल के अंदर गिरेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? आइए ये समझने की कोशिश करते हैं इन सारे सवालों को आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी टॉक्सिक में। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। कहानी की शुरू से शुरुआत करते हैं दोस्तों। ब्लैक होल्स का इतिहास कोई ज्यादा पुराना नहीं है। आज से 100 साल पहले कोई ब्लैक होल्स के बारे में जानता तक नहीं था। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से ही बाद में जाकर ब्लैक होल्स की डिस्कवरी करी गई। इस थ्योरी के एक्चुअली में 2 हिस्से हैं दोस्तों, द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसे आइंस्टाइन ने साल 1905 में पब्लिश किया था, हमें बताती है कैसे स्पीड टाइम को इन्फ्लुएंस करती है। अगर आप एक ऐसी स्पेसशिप में बैठे हो जो बहुत तेज उड़ने लग रही है, जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो आपके लिए टाइम धीरे चलेगा, रिलेटिव टू वो लोग जो स्पेसशिप में नहीं बैठे हैं, धरती पर ही हैं। रिलेटिव शब्द बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब स्पेसशिप में बैठे होंगे तो आपको फील नहीं हो रहा होगा कि टाइम बहुत धीरे चलने लग रहा है। आपके लिए टाइम उतनी ही स्पीड पर चल रहा होगा जितनी पर नॉर्मली चलता है। बस आप अगर वापस धरती पर जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि टाइम कितना अलग चल रहा था। इस चीज को किनेमैटिक टाइम डायलेशन कहा जाता है, और अगर आपने मेरा टाइम ट्रैवलर वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है ये कैसे काम करता है। अब स्पीड से ही नहीं बल्कि ग्रेविटी से भी टाइम डायलेशन हो सकती है, जिसे आइंस्टाइन ने बताया अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये उन्होंने डेवलप करी थी साल 1915 में। इसमें जितना ज्यादा आप ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, उतना ही ज्यादा टाइम आपके लिए धीरे हो जाएगा। इसे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहा जाता है, और इंटरस्टेलर फिल्म में इसे बढ़िया तरीके से दिखाया गया था। जब कूपर और उनके साथी एक एक्वा प्लैनेट पर लैंड करते हैं, उस प्लैनेट पर उनके लिए 1 घंटा धरती पर 7 सालों के बराबर होता है। ऐसा इस प्लैनेट पर इसलिए होता है क्योंकि ये प्लैनेट गारगेंटुआ ब्लैक होल के काफी करीब होता है, तो ब्लैक होल की तरफ से आ रहा ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर इंपैक्ट डालता है। अब आइंस्टाइन ने इस चीज को विजुअलाइज करने के लिए कहा था कि एक स्पेस टाइम का फैब्रिक इमेजिन करो, एक तरीके का मैश इमेजिन करो, जिस पर सारे प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। जितना ज्यादा उनका मास है, उतना ही ज्यादा वो इस स्पेस टाइम के मैश को बेंड कर रहे हैं नीचे। और जब ये मैश बेंड होने लग रहा है, न सिर्फ
फिजिकल ऑब्जेक्ट्स इसकी तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, बल्कि टाइम की भी इससे डायलेशन होने लग रही है। और जो बाकी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, जैसे कि साउंड, हीट और लाइट, उन सब पर भी ग्रेविटेशन का असर पड़ता है। सही सुना आपने दोस्तों, ये एक और कंक्लूजन था जो आइंस्टाइन ने निकाला था। ग्रेविटेशन से ऑलमोस्ट हर चीज पर असर पड़ता है। ग्रेविटेशन के फोर्स से न सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं, बल्कि हीट, साउंड और लाइट भी अट्रैक्ट होते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं यूनिवर्स में जिनमें ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि वो लाइट को पूरी तरीके से अपने अंदर एब्जॉर्ब करने। और अगर ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं तो इसका मतलब यह है कि वो कंप्लीटली ब्लैक होंगे, हमें दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि लाइट भी उनसे बाहर नहीं निकल पाएगी। एग्जैक्टली यही होते हैं दोस्तों ब्लैक होल्स। लेकिन आइंस्टाइन ने जब अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी बताई थी, उस वक्त ये ब्लैक होल्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ थियोरेटिकल था। आइंस्टाइन को पता था कि ग्रेविटेशन लाइट को इन्फ्लुएंस करती है और थियोरेटिकली ऐसे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकें। लेकिन आइंस्टाइन ये नहीं जानते थे कि एक्चुअली में भी ब्लैक होल्स होते हैं। इनफैक्ट आइंस्टाइन जब तक जिंदा थे, उन्हें ये ब्लैक होल्स का कॉन्सेप्ट बड़ा अजीबोगरीब लगता था। वो जानते थे कि थियोरेटिकली ऐसी चीजें हो सकती है, लेकिन उन्हें ये लगता था कि थियोरेटिकली तो कहने के लिए इन्फिनिटी जैसी चीजें भी हो सकती है, लेकिन रियलिस्टिकली, प्रैक्टिकली उन्हें यकीन नहीं था कि ऐसी चीजें असली में एग्जिस्ट करती हैं। तो एक्चुअली मैं उनका देहांत होने तक ब्लैक होल्स जैसा शब्द इन्वेंट भी नहीं हुआ था। यहां पर एक इंटरेस्टिंग फन फैक्ट, आइंस्टाइन की थ्योरी में एक की पॉइंट यह भी था कि लाइट की स्पीड ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस को लिमिट करती है। ऐसा नहीं है कि ग्रेविटी का फोर्स इंस्टेंटली हमें हर जगह फील होता है, इसकी अपर लिमिट है लाइट की स्पीड। प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊं तो इसका मतलब यह है कि मान लो सूरज अचानक से गायब हो गया। आप सब जानते ही होंगे कि हमें 8 मिनट बाद ही पता लगेगा धरती पर कि सूरज गायब हो गया है, क्योंकि लाइट को 8 मिनट का समय लगता है धरती तक पहुंचने में। लेकिन आइंस्टाइन की अकॉर्डिंग सूरज गायब होने का जो धरती पर ग्रेविटेशनल इंपैक्ट पड़ेगा, यह भी हमें 8 मिनट बाद ही फील होगा। है ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज। तो आइंस्टाइन के बाद दोस्तों जो थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी थी, इस पर कई और साइंटिस्ट ने काम किया, जैसे कि कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड, योहानस ड्रॉस्टे, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। कई इक्वेशंस थी। इन लोगों ने उन इक्वेशंस को सॉल्व किया, उनके सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करी, और इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालने से थियोरेटिकली ये प्रूफ हो पाया कि ब्लैक होल्स जैसी चीज एग्जिस्ट करती हैं। 1960 के दशक तक आते आते फाइनली रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने माना कि थियोरेटिकली ही नहीं, शायद एक दिन रियलिस्टिकली भी हम ब्लैक होल्स को देख पाएंगे, क्योंकि ये चीजें एक्चुअली में स्पेस में एग्जिस्ट करती हैं। ब्लैक होल शब्द को पहली बार एक मैगजीन ने इस्तेमाल किया था साल 1964 में, लेकिन ये साल 1967 के बाद ही शब्द पॉपुलर बना, जब एक फिजिसिस्ट जॉन व्हीलर ने इसे पॉपुलराइज किया। ब्लैक होल्स स्टार्स से बनते हैं, तो इनके सेंटर में कुछ मटेरियल जरूर है। अब स्टार्स में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि सन भी हमारा एक स्टार है, उनके बीच में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होते रहते हैं। इन रिएक्शंस की वजह से हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, ये बाहर की तरफ एक फोर्स डालती है, और अंदर की तरफ स्टार्स में फोर्स आता है ग्रेविटेशन की वजह से, जिसकी वजह से ये स्टार्स इकट्ठा होकर जिंदा रह रहा है। तो एक तरीके से हर स्टार अपनी जिंदगी में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखता है, बाहर की तरफ जाने वाली फोर्सेस रिएक्शन की वजह से और अंदर की तरफ आने वाली फोर्सेस ग्रेविटेशन की वजह से। लेकिन ये जो रिएक्शन होने लग रहा है, ये कोई फ्यूल की वजह से होने लग रहा है, हाइड्रोजन या हीलियम। ये फ्यूल हमेशा नहीं रहेगा, ये फ्यूल कभी तो खत्म हो जाएगा, और जब ये फ्यूल खत्म होगा तो बाहर की तरफ जो फोर्स जाने लग रहा है वो रहेगा नहीं। अंदर की तरफ जो ग्रेविटी का फोर्स है, उसे काउंटर करने के लिए कोई फोर्स नहीं रहेगा,
तो ये स्टार अपने ऊपर ही कोलैप्स कर जाएगा अपनी खुद की ग्रेविटी में। ये होने में काफी लंबा समय लगेगा। वैसे हमारे खुद के सन की लाइफ है अराउंड 10 बिलियन ईयर्स। लेकिन आगे क्या होता है ये डिपेंड करता है कि उस स्टार का मास कितना है। यहां पर एक चार्ट देखते हैं स्टार के लाइफ साइकिल का। अगर स्टार का मास ज्यादा नहीं है, छोटा एवरेज साइज स्टार है, तो वो रेड जायंट में बदल जाता है। उसके बाद वो एक प्लैनेटरी नेबुला बन सकता है या फिर एक व्हाइट ड्वार्फ बन सकता है। लेकिन अगर एक बड़ा स्टार है, एक ज्यादा भारी स्टार है, जब उसका फ्यूल खत्म होता है वो ठंडा हो जाता है, एक रेड सुपर जायंट में बनता है और फिर वो सुपर जायंट फटकर सुपरनोवा बन जाता है। उसके बाद बहुत ही छोटा सा कोर रह जाता है। अगर वो कोर ज्यादा छोटा है तो वो न्यूट्रॉन स्टार कहलाता है, और अगर थोड़ा सा बड़ा कोर है तो उसे हम ब्लैक होल कहते हैं। बेसिकली कहा जाए जितना मास था एक स्टार में, जब वो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कंप्रेस हो गया, छोटा हो गया, कंडेंस हो गया, तो वो ये ब्लैक होल बन सकता है। स्पेसिफिकली कितनी छोटी वॉल्यूम में ये मटेरियल कंप्रेस हो जाता है। अगर कोई स्टार हमारे सन जितना बड़ा है, उसका अगर कोई ब्लैक होल बनता है तो उसका डायमीटर उस ब्लैक होल का सिर्फ 50 किलोमीटर का होगा। इतनी कम हो जाती है। वॉल्यूम आप इमेजिन कर सकते हो। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह है कि हमारा बेटा बड़ा होकर कभी ब्लैक होल नहीं बनेगा। इस चीज को प्रूव किया था एक इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने, जिन्होंने एक चंद्रशेखर लिमिट वैल्यू निकाली। उन्होंने कहा कि एक व्हाइट ड्वार्फ का मैक्सिमम मास हो सकता है 1.4 टाइम्स द मास ऑफ आवर सन। उसके ऊपर वो स्टेबल नहीं रह पाएगा, फिर वो न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बन जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारा सन, हमारा बेटा इस लिमिट से नीचे है, तो वो एक व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, ब्लैक होल नहीं बनेगा। इसे समझ लिया आपने कि ब्लैक होल क्यों होता है। अब समझते हैं कि ब्लैक होल कैसा होता है। मेनली 3-4 टाइप के ब्लैक होल्स होते हैं दोस्तों। पहला है स्टेलर ब्लैक होल, जो कि सबसे कॉमन टाइप है ब्लैक होल्स का। वो ब्लैक होल्स जो स्टार्स से फॉर्म होते हैं। साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में कम से कम 10 मिलियन से लेकर 1 बिलियन ऐसे ब्लैक होल्स हैं। इसके अलावा होते हैं प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स। ये वो ब्लैक होल्स हैं जो एक एटम जितने छोटे होते हैं, लेकिन इनका वजन, इनका मास एक पहाड़ी जितना बड़ा होता है। तो इवन ये भी एक असम्पशन है कि इनका साइज एक एटम जितना छोटा होता है। ये वाले ब्लैक होल्स दोस्तों सिर्फ थियोरेटिकल हैं, हाइपोथेटिकल हैं। इनके बारे में हम ज्यादा नहीं जाने। तीसरा टाइप होता है ब्लैक होल्स का सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। ये बहुत ही बड़े ब्लैक होल्स होते हैं, इतने बड़े कि इनका मास 1 मिलियन सन्स के कंबाइंड मास से ज्यादा होता है। और ये एक इतनी बड़ी बॉल में फिट होंगे कि उस बॉल का डायमीटर हमारे सोलर सिस्टम जितना बड़ा हो। साइंटिस्ट का मानना है कि हर बड़ी गैलेक्सी के बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। इसके लगभग साइंटिस्ट का मानना है कि एक चौथे टाइप का ब्लैक होल भी हो सकता है। शायद से, फॉर श्योर नहीं कहा जा सकता। ये चौथे टाइप का ब्लैक होल होगा इंटरमीडिएट ब्लैक होल, जो कि स्टेलर ब्लैक होल और सुपर मैसिव ब्लैक होल के साइज के बीच में कहीं है। हालांकि इसका कोई प्रूफ अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया है। तो एक चीज जैसा आपने फिल्म इंटरस्टेलर में देखा होगा, और जो फोटोज अभी तक आपने देखी, समझा होगा उन्हें देखकर कि ब्लैक होल ऐसा नहीं है कि एक बड़ी सी काली बॉल है जो हर चीज को अपने अंदर सक कर लेती है। ब्लैक होल्स दिखने में एक्चुअली में कुछ ऐसे दिखते हैं। मैं स्क्रीन पर आपको मूवी वाला ब्लैक होल दिखा रहा हूं, क्योंकि वो ज्यादा HD है और ज्यादा 3 डायमेंशनल है उस फोटो के कंपैरिजन में जो इंसानों ने अभी कुछ साल पहले ली थी। तो सबसे पहली चीज जो आप इस फोटो में नोटिस करेंगे वो है एक ऑरेंज कलर का रिंग जो इस ब्लैक होल के अराउंड फॉर्म होने लग रहा है। इसे अक्रीशन डिस्क कहा जाता है और ब्लैक होल्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है ये। अब जैसे कि आप जानते हैं, ब्लैक होल्स में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होता है। तो ग्रेविटेशन की वजह से बहुत सा गैसियस मैटर और बाकी डेब्री ब्लैक होल की तरफ आकर्षित होता है और उसके चारों तरफ फ्लोट करता रहता है।
जैसे हमारे सन के अराउंड बाकी प्लैनेट्स गोल गोल घूमते रहते हैं, क्योंकि सन का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है। यहाँ फर्क ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा हो गया है कि जो चीजें इसके आसपास घूमने लग रही हैं, वो बहुत तेजी से घूमने लग रही हैं। इतनी हीट अप हो चुकी है कि वो सब कुछ एक फ्लोइंग फ्लूइड सा मैटर बन चुका है। लिटरली आग के पार्टिकल्स जैसे बन चुके हैं, जो मिलियन डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म है। जितना ब्लैक होल के ज्यादा करीब जाएंगे, उतनी ही ज्यादा तेज ये पार्टिकल्स इसके राउंड रिवॉल्व कर रहे होंगे। ये पार्टिकल्स इतनी ज्यादा तेज घूमते हैं, एक दूसरे के साथ रब होते हैं, कंप्रेशन होता है कि यह ग्लो करने लग जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इनसे निकलने लग जाती है, जो कि मेनली एक्स रेज होती हैं। तो इस एक्रीशन डिस्क को बड़े ही एक्यूरेटली मूवी में दिखाया गया है। बस एक चीज गलत दिखाई गई है कि यह एक्चुअली में ऑरेंज कलर की नहीं होती है। इंसानों की आंखें एक्स रेज को एक्चुअली में देख ही नहीं सकती। एक्स रेज विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम से बाहर होती हैं। हम लोग बस इसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑरेंज येलोइश कलर देकर, ताकि हम इसे दिखा सके कि यहां पर कुछ है। असली कलर इस डिस्क का ब्लू के ज्यादा पास होगा। साल 2019 में पहली बार एक्चुअली में ब्लैक होल की फोटो खींची गई थी, और इसमें भी इन्होंने इस येलोइश ऑरेंज कलर का यूज किया था इस एक्रीशन डिस्क को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब एक चीज जो आप क्लियरली नोटिस कर सकते हैं असली फोटो में, जो आप मूवी में इतना नोटिस ना करें, वो ये है कि एक साइड पर ये पार्टिकल्स ज्यादा ब्राइट कलर के दिखते हैं दूसरी साइड के कंपैरिजन में। इसके पीछे एक बड़ा सिंपल सा रीजन है। जो पार्टिकल्स हमारी तरफ स्पिन करने लग रहे हैं, वो हमें ज्यादा ब्राइट कलर के दिख रहे हैं, और जो हमसे दूर स्पिन करने लग रहे हैं, वो हमें डिम होके दिख रहे हैं। ये होता है डॉपलर बीमिंग इफेक्ट की वजह से। जब आप इस ब्लैक होल की असली फोटो को देखते हो, तो इस ब्लर सी फोटो को देखकर यह चीज तो आप समझ सकते हो कि कौन सी डायरेक्शन है जिसमें ये पार्टिकल्स घूमने लग रहे हैं। जो जगह ज्यादा ब्राइट है, वो हमारी तरफ आने लग रहे हैं, और जो डिम है, वो हमसे दूर जाने लग रहे हैं। अब मूवी वाली इमेज पर वापस आए, तो एक और इंटरेस्टिंग चीज आप नोटिस करोगे। एक तरीके का ऑप्टिकल इल्यूजन देती है ग्रेविटी की वजह से। देखकर ऐसा लगता है कि ब्लैक होल के ऊपर और नीचे भी इस डिस्क ने कवर कर रखा है। ऐसा हमें बस इसलिए दिखता है क्योंकि ग्रेविटी लाइट को बेंड करने लग रहे हैं। जो डिस्क का हिस्सा ब्लैक होल के पीछे छुपा हुआ है, जब हम इसे सामने से देखने लग रहे हैं, वो लाइट जो वहां से निकल कर आ रही है, वो इसके ऊपर से आती है। इतनी बेंड हो जाती है ग्रेविटी की वजह से। अगर हम ब्लैक होल्स को टॉप व्यू से देखेंगे, तो वो बिल्कुल राउंड ही दिखाई देंगे, डिस्क नॉर्मल तरीके से दिखाई देंगे। यह इल्यूजन हमें सिर्फ तब दिखता है जब हम ब्लैक होल्स को साइड व्यू से देखते हैं। इसके अलावा ब्लैक होल्स के अगर आप अंदर जाओगे, तो बस आपको एक आखिरी रोशनी का सर्कल दिखेगा। इसे कहा जाता है फोटोन स्फीयर। इस एरिया में ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि लाइट ने ही ऑर्बिट करना शुरू कर दिया है। ब्लैक होल कहां रहा हो? लाइट किससे बनती है? फोटॉन से बनती है। तो यह फोटॉन्स ही गोल गोल चक्कर लगाने लग गया है ब्लैक होल्स कहां रहा हो। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप इस एरिया में पहुंच गए ब्लैक होल के जिंदा बचे रहे, तो थियोरेटिकली पॉसिबल है कि आपको अपने सर का पीछे का हिस्सा दिखाई दे, क्योंकि लाइट गोल गोल चक्कर लगाने लग रही है इस रिंग की फॉर्मेशन में। और इस पॉइंट के बाद आती है ब्लैक होल की बाउंड्री, जिसे हम कहते हैं इवेंट होराइजन। अगर आपने इवेंट होराइजन को क्रॉस कर दिया है, तो थियोरेटिकली देखा जाए तो आपके बच निकलने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि लाइट भी नहीं बच के निकल सकती, तो एक इंसान क्या बच के निकल सकता है? अब इंटरस्टेलर फिल्म में दिखाया गया है कि कूपर का स्पेसक्राफ्ट जो ब्लैक होल के अंदर जाता रहता है, इस इवेंट होराइजन को क्रॉस कर देता है, और उसके बाद अचानक से वो 5 डायमेंशनल स्पेस में होते हैं। मूवी का ये हिस्सा प्योरली इमेजिनेशन है, स्पेक्युलेशन है, क्योंकि हम नहीं जानते इवेंट होराइजन के अंदर क्या होगा। इंटरस्टेलर मूवी के प्रोड्यूसर्स ने वैसे एक नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट को हायर किया था सारी चीजों को साइंटिफिकली एक्यूरेट रखने के लिए, लेकिन ऑब्वियसली जो चीजें साइंस भी नहीं जानता अभी तक, जिन चीजों के बारे में हम जानते ही नहीं हैं,
उन चीजों के लिए मुझी ने इमेजिनेशन का इस्तेमाल किया है। एक ब्लैक होल के अंदर सेंटर में क्या होगा, इसे आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्क्राइब करने की कोशिश करती है। इस थ्योरी ने ब्लैक होल के सेंटर में जो जगह है उसे सिंगुलैरिटी करके पुकारा है। सिंगुलैरिटी एक ऐसा रीजन है ब्लैक होल का, वो सेंटर है जहां पर स्पेस टाइम का कर्वेचर इन्फिनिट हो जाता है। वो मैश याद है जो मैंने वीडियो के शुरू में बताई थी कि जितना कोई भारी ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही ज्यादा वो मैश बेंड करेगी स्पेस टाइम की। ब्लैक होल के केस में ये बेंडिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो इन्फिनिट बेंडिंग चली जाती है। और क्योंकि हम रिलेटिविटी के थ्योरी से जानते हैं कि टाइम एनर्जी के सारी चीजों पर असर पड़ता है ग्रेविटेशन का। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है तो टाइम भी इन्फिनिटली स्लो होते चले जाता है। लेकिन टाइम के इन्फिनिटली स्लो होने का क्या मतलब है यहां पर? क्या इसका मतलब यह है कि अगर आप ब्लैक होल के अंदर जाओगे और बाहर कभी निकल पाए उससे, तो बाहर के दुनिया के लिए यूनिवर्स खत्म हो चुका होगा? ये सब हम नहीं जानते हैं एक्चुअली में, सिर्फ थ्योरीज बनाई जा सकती हैं। आपको क्या लगता है यहां पर? यहां पर कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरीज हैं जो सजेस्ट करी जाती हैं, जैसे कि हम ब्लैक होल के अंदर बाहर से नहीं देख सकते हैं क्योंकि सब कुछ लाइट उसके अंदर अब्सॉर्ब हो रही है। लेकिन एक थ्योरी यह कहती है कि इवेंट होराइजन के अंदर लाइट बहुत जगह से रिफ्लेक्ट होकर सिंगुलैरिटी तक पहुंच रही है। तो हो सकता है इवेंट होराइजन के अंदर हमें एक्चुअली में चीजें दिखाई दें। इंसानों ने जो चीज ब्लैक होल्स के बारे में एक्चुअली में आज तक फॉर श्योर देखी है वो बस यही फोटो है। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के दोबारा ली गई ये फोटो 10 अप्रैल 2019 को, जिसने ब्लैक होल्स की एग्जिस्टेंस को प्रैक्टिकली प्रूव किया। करीब 100 साल बाद जब उन्हें थ्योरेटिकली प्रूव किया गया था। अब एक चीज तो यहां पर पक्की है कि अगर आप एक ब्लैक होल के अंदर गिरते हो तो चांसेस यही है कि आपके टुकड़े हो जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। मिली सेकेंड्स में ही आप मारे जाओगे। लेकिन फिर भी दोस्तों, ब्लैक होल्स से इतना डरने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोगों को पहले यह मिसकंसेप्शन था कि ब्लैक होल्स सारे मैटर को सक अप करते रहते हैं और बड़े होते रहते हैं और इवेंचुअली ये पूरे यूनिवर्स को खत्म कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जैसा मैंने बताया, हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। बाकी सारी प्लैनेटरी बॉडीज और स्टार्स जो उस ब्लैक होल की ग्रेविटेशन के रेंज में हैं, उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं हमारे सोलर सिस्टम में। यही चीज गैलेक्सी के बीच में और ताकतवर तरीके से होती है। तो एज अ कंक्लूजन, अगर आप ब्लैक होल से अपनी ठीक दूरी बनाए रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखेंगे, तो सेफ और सुरक्षित रहेंगे। और इंटरस्टेलर फिल्म में जो 5 डायमेंशंस की कॉन्सेप्ट की बात की गई थी, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। उस पर कभी किसी फ्यूचर के वीडियो में बात करते हैं। अभी के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो और स्पेस रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। टाइम ट्रैवल वाला जरूर देखें। अगर नहीं देखा तो उसमें इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देसी टॉक्सिक को।